सबसे पहले मैं जनाब नदीम ख़ान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत पर मुबारक देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमने इनको दावत दी कि आप आएँ, क्योंकि इनके ख़ानदान को मैं जानता हूँ, उनकी तारीख़ जानता हूँ, इस ख़ानदान की खिदमत मुझे मालूम है और मुझे ये भी पता है कि ये काफ़ी मेहनत करते हैं और हमें भी अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। तो अभी भी सूबे में जो हम फिर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोग शामिल हों ताकि आगे हम डिलीवर कर सकें। हुकूमत बनाना या वज़ीर आला बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, असल बात है कि आगे परफॉर्म क्या करोगे। इस सूबे में बड़े मुश्किलात हैं, यहाँ रिफॉर्म्स जो मैंने किए थे उसको आगे लेके जाना है, लोगों को सहूलतें देनी है, बहुत सारे मसले हैं जिसका हल के लिए छोड़ दीजिए फिर कल तो इस सूबे में मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ। कोशिश की कि इसको सूबे में रिफॉर्म्स लाऊँ, लोगों को सहूलत दूँ, पुलिस बेहतर हो जाए, तालीम का निज़ाम बेहतर हो, सेहत का निज़ाम बेहतर हो जाए, एक डिसिप्लिन हो, रिश्वत में कमी आए। मैंने पूरी कोशिश की और 5 साल की खिदमत की वजह से 2018 का इलेक्शन का रिज़ल्ट आपने देखा। और यहाँ आपको याद होगा कि इमरान खान जब भी तकरीरें करते थे वो यही बात करते थे कि KP में हमने पुराने रिफॉर्म्स लाए, वहाँ बिलियन ट्री सुनामी लाए, सेहत कार्ड इंसाफ दिया, पुलिस को बेहतर किया, तालीम को बेहतर किया और इसी पर सारा इलेक्शन कैंपेन चलता रहा। और जब इलेक्शन हुआ, हमारी हुकूमत वफाक में बनी और पंजाब में, तो मैंने देखा कि जो इस सूबे में हमने परफॉर्म किया था उसको आगे नहीं ले जा सके। ना पंजाब में रिफॉर्म्स आए, ना पुलिस बेहतर हुई, ना तालीम के रिफॉर्म्स आए, ना सेहत में रिफॉर्म्स आए, ना लोगों को वो हक़ मिला जो उनको मिलना चाहिए। ये मुल्क अजीब सा मुल्क है कि 75 साल हो चुके हैं, ना हमें इंसाफ मिला है, ना खुशहाली मिली, महंगाई के लोग महंगाई से मुल्क भर गया और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब कुछ। हमें तो सोचना पड़ेगा, मैं तो बड़ा सोचता हूँ कि हमारे साथ किया किसने। 75 साल ये मुल्क बने हुए हुआ है, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया तरक्की पे जा रही है और हम जो है वो नीचे जा रहे हैं। वजह क्या है? आखिर ये सवाल सबका बनता है, हमारे मुल्क के लोगों का सवाल बनता है। हम सियासी लीडरों से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस मुल्क को इस हालात पे कौन ले गया? क्या ये मुल्क इतना कमज़ोर और बेकार था कि हम तरक्की नहीं कर सके? वो बांग्लादेश जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, वो आज तरक्की पे जा रहा है। दुनिया के ममालिक हमारे हमसाया आस पास देखें, वहाँ खुशी है, वहाँ कारखाने लग रहे हैं, रोज़गार आ रहा है, डॉलर्स की कमी नहीं, कर्ज़ा कोई नहीं। हम तो डूबे जा रहे हैं। और मैं तो रोज़ाना ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मरज़ और कैंसर कर्ज़ा है। काश हमारे हुक्मरानों ने ये कर्ज़े ना लिए होते तो इस मुल्क में महंगाई नहीं होती। जब तक पाकिस्तान में ये कर्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है कि जब तक इस मुल्क के कर्ज़े कोई ख़त्म नहीं करेगा तो ना महंगाई कम होगी, ये रोज़ाना बढ़ती जाएगी। लोगों की हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर्ज़ा लेते हैं उस कर्ज़े की किस्त और सूद अदा करने के लिए और कर्ज़े लेते हैं और फिर हमारे हुक्मरान बड़े खुश ताड़ियाँ बजाते हैं कि हमें इतने बिलियन डॉलर मिल गए, तो ये वापस तो करने हैं। तो जब वापस करने जाते हैं या और कर्ज़ा लेते हैं तो वो शराइत देते हैं कि भाई ये टैक्सेस लगाओ, बिजली महंगा करो, गैस महंगी करो, महंगाई ले आओ ताकि उनको अपने पैसे वापस मिल जाए। तो ये लोग तो हमारा कोई हमदर्द तो है ही नहीं, ये तो सारे सूदखोर हैं, सूद पे हमें पैसे देते हैं, हमारे ना दोस्त है। ये तो अपने मकसद के लिए और मकसद भी हासिल करते हैं और हमारे मुल्क में महंगाई भी हमारे पे कर देते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि इन हुक्मरानों से जब तक ये मुल्क का छुटकारा नहीं होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ वही बागात दिखा रहे हैं कि हम ये करें। भाई तुमने कितनी बार हुकूमतें की, हमें बताया आपने क्या किया? इस मुल्क में कारखाने क्यों नहीं लगे? इस मुल्क में महंगाई क्यों कम नहीं हुई? इस मुल्क में डॉलर क्यों नहीं आए? हम क्यों भीख मांगने फिर रहे हैं? तो ये मुजरिम है इस मुल्क के और इन मुजरिमों से ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी जो होती है वफाक बनाती है, इसके सारे वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनानी होती है। तो इस मुल्क का हमदर्द ही कोई नहीं। अगर ये हमारे हमदर्द होते तो हम डूबते जाते क्यों? हम क्यों डूब रहे हैं? ये अजीब सा सवाल है कि हमारे लोग सिर्फ ताड़ियाँ बजाते हैं लेकिन पूछते नहीं हमारे साथ किया किसने। इन्हीं लोगों ने किया और ये लोग फिर आ रहे हैं। ये लोग फिर आएंगे और कहेंगे कि हमने इतनी हुकूमतें कर ली है, बस अब
आपका मुल्क जो है ज़बरदस्त मुल्क बन जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके मैं सुनता रहता हूँ, इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि कैसे मुल्क में कारखाने आएंगे, कैसे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या इनके पास टैक्सेशन का प्रोग्राम है कि टैक्सेस कैसे लगाएंगे, डॉलर कैसे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। कुछ हमें बताएं तो सही, हमें सामने तो कोई रखे। मैं सूबे के इस वक्त फ़िलहाल तवज्जो मेरे सूबे में, मैं अपने सूबे में बता सकता हूँ। अगर मैं मैदान में आया हूँ तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं ये करूँगा, हमने करके दिखाया। 5 साल में हमने रिफॉर्म्स किए, पुलिस बेहतर की है, एजुकेशन बेहतर की है, टीचर को हाजिर किया, डॉक्टर को हाजिर किया, दवाइयाँ अस्पताल पहुँचाई, सेहत इंसाफ कार्ड दिया, बिलियन ट्री सुनामी दी ताकि मौसम बदले। इस तरह हज़ारों चीज़ें हैं जिसमें मैंने अपने टाइम पे रिफॉर्म्स किए। तो मुझे ये दुख होता है कि ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है, कोई कमी नहीं पाकिस्तान में। कमी सिर्फ कि हमें अल्लाह ने ईमानदार लोग नहीं दी। बेईमान आते हैं, लूटते हैं, इनके ख़ानदानों के असासे बढ़ते हैं, इनके कारखाने कामयाब चल रहे हैं, इनके जहाज़ कामयाब चल रहे हैं। हमारे कारखाने डूब गए, हमारे जहाज़ PIA डूब गया, हमारा रेलवे डूब गया। मतलब हम कुछ चला ही नहीं सकते क्योंकि यही हुक्मरान थे। जब तक पाकिस्तान में ईमानदार लीडर्स नहीं आएंगे, ईमानदारी से, इस मोहब्बत से इस मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, तो मैं अपने मुल्क के अवाम को कहना चाहता हूँ कि गलत फहमी में ना रहें। यही लोग हैं, यही हमारे मुजरिम हैं, इनके साथ हिसाब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुल्क तो डूब ही गया, अगर डबोना है तो ले आओ इनको। देखिए, एक तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, सवाल ऐसे करते कि जल्दी में मंसूबा हमें एक मिनट इस बात सुने ना, बात सुने, जवाब सवाल करना आता है, जवाब नहीं सुनना आता। मैं बड़ा तल्ख जवाब देता हूँ, इसके लिए भी तैयार हैं। मैं कोई किसी को चोर नहीं हूँ, ना मैं कोई डाकू हूँ, ना मैं किसी आंखें मेरे से किसी के नीचे। मैं ना हराम खाता हूँ ना हराम सुनता हूँ। बात यह है कि ना जल्दी में मंसूबा बनाया गया, इस पर हमें 2.5 साल लगे। यहाँ पर ये कहते थे कि ये BRT रेलवे के साथ जाएगा, हमारा टाइम ज़ाया किया। हमारे सेनेटर थे मोहसन ने और इमरान खान को उन्होंने कन्विंस किया। मैं कहता रहा कि रेलवे कभी भी ज़मीन नहीं देगी। फिर हमें एशियन बैंक से कोई तकरीबन 1.5 साल लगा इसका लोन सेंक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा प्रोसीजर है। कोई ऐसा नहीं, मैं बादशाह नहीं हूँ कि ऑर्डर कर दूँ और लोन मिल जाए। ये पूरा प्रोसीजर फेडरल गवर्नमेंट तक जाता है और पूरा सिस्टम है, उसके थ्रू निकलता है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं कमी, इस वक्त ज़्यादती आपको ये मालूम करना चाहिए कि क्यों इस सूबे में पैसा नहीं। हमारे 200 अरब रुपए वफाक ने रोके हुए हैं, जो आइन के मुताबिक हमारा हक है। हमारी किस्तें नहीं आ रही, हमारे पास इस सूबे में तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो इस वक्त जो इस सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है वो वफाक कर रहा है। पिछले 2 साल से हमारे दौर में भी मैं वहाँ लड़ता रहा, अपने सूबे के किस्तें निकालता रहा। उस पर मेरे पर इल्ज़ाम भी लगा कि अपनी गवर्नमेंट चला रहे, तो मैं तो अपने सूबे में वहाँ बैठ के लड़ता रहा। ये पैसे हम दिलाते रहे, मीटिंग्स करते रहे। आज जो जुल्म है सूबे के साथ, ये जो हुक्मरान इस वक्त केयर टेकर है, इनको आवाज़ उठानी चाहिए। इससे पहले जो हुकूमत थी PDM की, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया, अपना हक़ नहीं ले सके। तो मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह अगर मौका आया, मुझे हक़ लेना भी आता है और मुझे तरीका भी आता है। मैं आइन को भी समझता हूँ और आइन के मुताबिक हक़ हासिल करना कोई झगड़ा नहीं है, कानूनन हमारा हक़ है, हमें मिलेगा। देखिए, मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कुछ थी, वो ख़त्म हो गई। जब मैंने आज से 12-13 साल पहले शामिल हुआ तो उस वक़्त ये इमरान खान का नारा होता था कि इस पार्टी को एज ए इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, नीचे से लीडरशिप आएगी और वो आगे बढ़ेगी, चाहे जो भी हो, जो मेहनत करेगा पार्टी में आगे जाता जाएगा, ताकि पार्टी में एक असूल बन जाए और एक जमहूरी पार्टी बन जाए। 2012 में इमरान खान ने इलेक्शन का ऐलान किया था और वो इतना लंबा प्रोसेस था कि हमें 8 महीने लगे। पहले हमने सारे सूबे, सारे मुल्क में वोट बने, फिर तहसीलों में इलेक्शन
गांव यूनियन कौंसिल में इलेक्शन हुए, तहसील में हुए, ज़िले में हुए, फिर सूबे में हुआ, फिर फेडरल गवर्नमेंट में। और उस इलेक्शन में मैं पूरा हिस्सा लेता रहा और मैं ख़ुद फिर सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ। पहले मैं सदारत के लिए खड़ा हुआ और उस वक्त असद कैसर चूँकि पार्टी का पुराना था, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, चंद वोटों से वो इलेक्शन में नहीं जीत सका। उसके बाद मैं सेक्रेटरी जनरल के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, मज़ा भी आया उसका, क्योंकि सही जमहूरियत थी और वोटिंग का सिस्टम था, पूरा पोलिंग बूथ्स बने हुए थे, पूरे सिस्टम था और उसमें वो इलेक्शन में जीता। तो ये उसके बाद मैं तमाशा देखा, जितने भी हमने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने रिकॉर्ड दिए वो सारे जाली थे। कभी किसी को कमिश्नर बना दे, जाली कागज़ बना लेते थे, नाम डाल लेते थे, वो टिक मार कर देते थे कि इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया सही किया, क्योंकि ये सारे जाली इलेक्शन थे। और ये तो सबसे बड़ा जाली इसलिए कि यहाँ इमरान खान और पीटीआई जमहूरियत की बात करती है और ये भी कहती है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पहले तो अपनी पार्टी में साफ़ शफाफ इलेक्शन करें, जमहूरी तरीके से लोगों को इलेक्ट करें। आप नॉमिनेट कर देते हैं तो नॉमिनेशन तो ये हो गया कि चेयरमैन लीडर है वो नॉमिनेट, इसका मतलब इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बादशाह है जो कर ले। हमारे टाइम में जब इलेक्शन था कोई नॉमिनेट नहीं हुआ था, मुकाबला हुआ था, ओपन मुकाबला था। तो अब ये मेरे ख्याल में पिछले 10-12 साल से जो इलेक्शन इन्होंने कराए सारे जाली है। मैं सबका गवाह हूँ, मैंने सारा तमाशा देखा। एक दफ़ा आज़म स्वाति को कमिश्नर बनाया, वो सारा रिकॉर्ड मेरे सामने बनाया। उसके बाद एक और रिटायर अफसर था उसको बनाया और वो भी यही करता रहा। और अभी तो अजीब काम किया, ना किसी के पास किसी ने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, क्या आप लोगों ने देखे? क्या आपने देखा है कि वहाँ किसके दस्तखत है? क्या आपने देखा है कि वोटर कौन थे, वोट किसने देने थे? कोर कमेटी थी, कोई और थे? वो वोट तो हुए नहीं। तो सबसे पहले तो गौहर को मैंने शामिल कराया, 1.5 साल पहले हमने उसको शामिल कराया एज अ वकील के, चलो पार्टी में को वकालत के लिए इमरान खान की मदद करे। वो गौहर आज हमारा मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा वकील भी रहा है, लेकिन ये उसकी ये पोजीशन नहीं बनती थी। इस पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं, तो काम करने वाले हैं, सीनियर हैं, उनको मौका देना चाहिए था ताकि पार्टी आगे चले। क्योंकि इमरान खान नहीं चाहता कि कोई ऐसा बंदा है कि वो लीड कर सके और वो उसका नाम बन जाए। वो अपने अलावा किसी और को नहीं मानता, वो अपनी अंदर उसी अपने सर्कल में रहता है, उसको बाकी इंसान नज़र नहीं आते। वो इतना गुरूर में है कि जिस तरह अभी नॉमिनेट किया, सोचें आप खुद कि एक अच्छा बंदा ले आते पार्टी का पुराना, वो आगे लीड करता। मैं गौहर खान का ये सवाल भी करता हूँ कि क्या उसके पास मेंबरशिप कार्ड है? मेरे ख्याल में उसके पास, अभी अगर वो प्रिंट कराएंगे तो करा लेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि उसने मेंबरशिप कार्ड ही नहीं जमा बनाया होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसने नहीं बनाया होगा। अभी अगर कल परसों में बनाया होगा तो बनाया होगा, लेकिन एक बंदा मेंबर ही नहीं, उसका कोई पार्टी से वाबस्तगी नहीं, उसको पार्टी का सर पैर ही नहीं पता, वो किसी को जानता ही नहीं है, तो उसको सरबराह बना लिया। मज़े की बात है, फिर जमहूरियत को भूल जाएँ, साफ़ सुथरा इलेक्शन भूल जाएं और डिमांड ही आपका ख़त्म हो गया कि इस मुल्क में साफ़ इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत, आप जमहूरियत पसंद पार्टी नहीं है, आप डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है। समझ नहीं जरा। मैं बताता हूँ, 8 फरवरी में तो इस वक्त तो साफ नज़र आता है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ने ऐलान किया और डेट इलेक्शन कमीशन अभी देने वाले हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन अभी जल्दी नहीं होने चाहिए। उसके 2-3 वजूहत है। एक तो दहशतगर्दी, वो तो 2013 में भी थी, हमने इलेक्शन उसमें कर चुके हैं। फिर इस मौसम में बर्फ़बारी होगी, हमारा ये जो गलियात हैं, हमारा मलाकंड एरिया है, यहाँ पर बड़े मुश्किल से वोट पोलिंग के लिए आएंगे, वो भी एक मुश्किलात है। फिर एक बहुत बड़ा फ़ैसला हाई कोर्ट स्वात का है, जिसमें वहाँ बताया गया है, फ़ैसला किया गया है कि 4 महीने जब ये हल्का बंदियाँ बन जाए तो 4 महीने में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नए इलाके आ जाते हैं, नया कैंडिडेट होता है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को। तो ये अजीब सी बात है कि आप अपनी मर्ज़ी से हल्के इधर उधर कर दो, नए बंदे को सर पैर ही नहीं पता। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने लिए कि ये जब हल्का बंदियों के बनने के बाद कम से कम 4 महीने मौका मिलना चाहिए कि एक नया बंदा जो भी इलेक्शन लड़ेगा, जैसा मेरा हल्का है, मेरे नौशहरा का मेरा हल्का बिगाड़ के रख दिए। मेरे 11 यूनियन कौंसिल थे, 3 यूनियन कौंसिल मेरे छोड़ दिए मेरे गाँव के, 4
एक नौशहरा का सिर दे दिया, 4 दूसरा सिर दे दिया, 150 किलोमीटर का मेरा सूबाई हल्का बन गया, जो बाकी चारों हल्कों से वो उनका एरिया और मेरा एक हल्के का एरिया चारों के बराबर है। तो कि हर एक अपनी कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं नौशहरा में तो हमारी जगह से लड़ते, कोई गांव इधर हो जाए उधर हो जाए मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, हमारी जगह से लड़ सकते। तो इस मुल्क में ये भी एक ड्रामा चल रहा होता है। मेरा चैलेंज ये है कि मेरी पार्टी नहीं है, 2.5-3 महीने हो रहे हैं और मुझे टाइम चाहिए। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर ज़िले में ऑलमोस्ट जा चुका हूँ, जलसे कर चुका हूँ, लोग शमूलियत कर रहे हैं और भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग। अभी आप इस 10-15 दिन में इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आएंगे। तो मैं तो अपने लिए फ़िलहाल एक पार्टी बना रहा हूँ। अभी चैलेंजेस का तो सामना आगे इलेक्शन में होगा। अभी तो मैं अपनी पार्टी में चाहता हूँ कि हर हल्के से अच्छे कैंडिडेट आ जाएँ और मुझे सारे सूबे में पता है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, किसके पास अपना ज़ाती वोट है और कौन सा ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पर आप मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो 2018 का इलेक्शन जीता था, इमरान खान का वोट भी था, लेकिन मेरी प्लानिंग भी थी। मैं कई ज़िलों में बता सकता हूँ कि मैं कौन सी फैमिली को शामिल किया, उनको इकट्ठा किया, कैसे हम जीते। ये जो हमारे MNAs MPA थे 60% मैं लिख कर दे सकता हूँ मैंने शामिल कराए और उनमें से अक्सरियत मेरे पास आ गई। जो नहीं आ रहे तो वो लोग नहीं आ रहे जिनका अब ज़ाती वोट ही नहीं है। हमारे साथ वो आदमी खड़ा हो रहा है इसके पीछे को अपना ज़ाती वोट है, जिसका ज़ाती वोट नहीं हमारे साथ नहीं आएगा, वो तो PTI के वोट का इंतज़ार करेगा। उनकी खिदमत नहीं है, उनकी कोई हैसियत अपने इलाके में नहीं है, वो उस तैयार वोट के लिए बैठे हुए हैं और तैयार हलवा खाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दे। जब तक चारों सूबे राज़ी नहीं होंगे कोई इस तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। फिर 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। तो क्या ख्याल है कि हमारे ये जो सूबे हैं वो सपोर्ट करेंगे? इस पर मेरे इमरान खान से बहस भी हुई। एक बहस मेरी हुई थी कि वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाऊँ ताकि मैं ही हुक्मरान बन जाऊँ, बादशाह बन जाऊँ। मैंने उसको कहा था कि मैं तो इसकी मुखालफत करूँगा, मैं तो इसको कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। 18वीं तरमीम की भी हमारी चंद मीटिंग में बहस हुई। उस वक्त मैंने अपोज़ किया कि 18वीं तरमीम सूबों को तबाह करना है, क्योंकि वफाक वो डिलीवर नहीं कर सकता जो सूबे कर सकता है। वफाक इस्लामाबाद से बैठ के आप सारे पाकिस्तान को कैसे चला सकते हैं? एक सूबे को चलाना बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ पर अपनी बादशाहत चाहते हैं कि सूबे भी चलाएं और मुल्क भी चलाएं और सब कुछ इनके हाथ में और बाकी हम ही बैठे रहें। तो ये ख्वाब ही रहेगा, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि वो जहाँ बैठते हैं वो समझते हैं कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। आपको पता होगा जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, सूबे वो चला रहा था, पंजाब को वो वहीं से बैठ के चाहे तभी बेड़ा गर्क किया। इस सूबे में इतनी मदाखलत की, महमूद खान को बेचारे को काम नहीं करने दिया। गिलगित इस्लामाबाद से चल रहा था, आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद से चल रहा था, जिसका नतीजा आपने देखा ना, वो कट ऑफ हो गए थे। इसलिए तो गिलगित में हुकूमत टूट गई, कश्मीर में हुकूमत टूट गई, क्योंकि वहाँ से बैठकर ख्वाबों में हुकूमत चलाना नामुमकिन थी। लोगों से राब्ते नहीं थे, लोग दिल बर्दाश्त हो गए थे, तभी वो पार्टी को छोड़ के चले गए। देखिए मेरी बातचीत सबसे चल रही है, कई ज़िलों में मैं ऑलमोस्ट उस पर पहुंच चुका हूं। हम कई हलकों में सीट एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि अभी नई पार्टी है और जहां पर 100% कैंडिडेट तो मेरे पास इतने नहीं होंगे, लेकिन 60-70% कैंडिडेट तकरीबन मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा, ना भी वो मुकाबला करेंगे। इलेक्शन मज़ा आता है मुकाबला करना, मेरी तो सारी ज़िंदगी मुकाबलों में गुजरी है, मैं तो इंजॉय करता हूँ। शुक्रिया।